हेलो स्टूडेंट्स। ल्यूसेंट एमसीक्यू बुक का ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें पहला चैप्टर था हमारा भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो उसके हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर हम सौरमंडल के चैप्टर में लगभग 219 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें से जो शुरुआत के 50 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसमें से मैंने छोटे छोटे नोट्स यहीं पे बना रखे हैं ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम समय में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जीएल, बेयर्ड, केपलर या कोपरनिकस? तो करेक्ट आंसर है इसका कोपरनिकस। ठीक है, करेक्ट आंसर है कोपरनिकस। और इसकी खोज की गई थी 1543 ईस्वी में। हेलियोसेंट्रिक अप्रोच कोपरनिकस ने दी थी। हेलियोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि सन ब्रह्मांड के केंद्र में है, जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो इसी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। एक्चुअली इस अप्रोच से पहले यानी कोपरनिकस से पहले क्या माना जाता था कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसको हम जियोसेंट्रिक अप्रोच बोलते थे। बट कोपरनिकस क्या लेके आया? हेलियोसेंट्रिक अप्रोच। यानी सारा ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में सूर्य है और हमारी पृथ्वी और बाकी के ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आया था 1543 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पोछल तारा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रह। यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उनको ग्रह या प्लैनेट्स कहा जाता है। जबकि ग्रहों के चारों तरफ जो भी चीजें रिवॉल्व करती हैं उनको उपग्रह कहा जाता है या सैटेलाइट कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब वही क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा उपग्रह रहेगा। यानी सूर्य जो एक तारे के चारों ओर, सूर्य एक तारा है और उसके चारों ओर घूमने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ग्रह कहेंगे, प्लैनेट्स कहेंगे। और जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, अब ग्रहों के चारों ओर जो भी चीजें घूमेंगी उसको हम उपग्रह कहेंगे। उपग्रह दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव द्वारा निर्मित। तो प्राकृतिक जो उपग्रह रहेंगे उनको प्राकृतिक उपग्रह कहेंगे, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ल्यूना जिसे बोलते हैं। और दूसरा इसके कुछ मानव निर्मित भी उपग्रह होंगे, जैसे इसरो भेज रहा है, नासा भेज रहा है, जाक्सा भेज रहा है। तो वो भी चीजें हो सकती हैं, यानी मानव निर्मित भी उपग्रह हो सकता है और प्राकृतिक उपग्रह भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। बेसिकली ये 3 नियम थे। तीन नियम में तो 3 नियम में से पहला नियम यह था कि सभी ग्रह सूर्य को केंद्र में रखकर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो सन इलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में है और सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे या दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमेंगे। दूसरा इसका नियम था कि एक ग्रह समान समय में समान क्षेत्र तय करता है। यहां पे समझाने के लिए, बहुत जल्दी से समझाने के लिए, मैं एक ऑर्बिट, जैसे एक ये हो गया दीर्घ वृत्ताकार पथ, यहाँ पे सन है, ये सन है। एक मान के चलिए हमारी पृथ्वी ही है, एक ग्रह है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कितने समय में जाता है? टी वन समय में जाता है। यानी ए से बी तक, ए से घूम रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, और यहाँ तक जाने में, ए टू बी तक जाने में टी1 समय लगा। और कौन सा एरिया कवर किया? इसने एरिया कवर किया ABS। ठीक है, इस एरिया को कवर कर लेता है। फिर टी1 यानी समान समय में, अगला टी1 समय में, मान के चलिए यहाँ पे पृथ्वी है और पॉइंट सी था और डी था। सी से डी जाने में भी पृथ्वी टी1 ही समय ले रही है, यानी उतना ही समय ले रही है जितना ए से बी तक जाने में लगा था। वही समय पॉइंट सी से डी तक जाने में पृथ्वी को समय लग रहा है। तो जो क्षेत्रफल ABS था उतना ही क्षेत्रफल पृथ्वी कवर करेगी, जिसको बोलेंगे हम यहाँ पे जो क्षेत्रफल है CDS। यानी जो CDS क्षेत्रफल है वो ABS क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी समान समय में कोई भी ग्रह अपनी दीर्घवृत्ताकार पथ पर समान क्षेत्र तय करता है। ये है इसका आंसर, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। तीसरा जो इस केपलर का नियम था वो था कि ग्रह की परिक्रमा
ग्रह की जो परिक्रमा अवधि होगी, जो समय होगा, उसकी कक्षा के आकार के समानुपाती होगा। तो इस प्रकार से केपलर ने, जोहानिस केपलर ने ये 3 नियम दिए थे, ग्रहों की गति के नियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो एसएससी सन 2015 में आए हुए हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर अभी जो ग्रह घूमते हैं वो हैं 8। सन 2006 से पहले ये जो ग्रहों की संख्या थी वो थी 9, यानी 9 ग्रह थे पहले। अभी प्लूटो जो आपका यम जो ग्रह है, हिंदी में जैसे यम कहते हैं, इंग्लिश में जैसे प्लूटो कहते हैं, उसको सन 2006 से ग्रह नहीं माना गया। अब आज उसे बौना ग्रह कहा जाता है। तो आज ग्रहों की संख्या है 8। अब ये 8 ग्रह कौन से हैं और सन से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह पहले या कौन सा बाद में है, वो हम देखते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं ये हमारा सन है जो बीचों बीच में है। अब इसके पास जो ग्रह घूम रहा है, सबसे नज़दीक इसके पास है वो है बुध, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं मरकरी। मरकरी के बाद में जो इसका रिवॉल्यूशन करता है सन के पास है वो है वीनस या शुक्र ग्रह। बुध सबसे पास में हो गया, वीनस या शुक्र दूसरे नंबर पे आता है। वीनस को ही यानी शुक्र को ही शाम का तारा बोलते हैं, सुबह का तारा बोलते हैं। यही सबसे गर्म ग्रह भी है और यही सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, यानी सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा गर्म, ठीक है। और इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी पृथ्वी के जितना आकार है उतना ही आकार वीनस पे भी है। इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ, ये इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ये हमारा अर्थ है जहाँ पर जीवन है। इसके बाद आता है मार्स, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद जुपिटर, ये जितने भी 8 ग्रह हैं इनमें सबसे बड़ा है, जिसे गुरु भी कहा जाता है। उसके बाद आता है सैटर्न यानी शनि। शनि के चारों तरफ रिंग पाई जाती हैं, बलय पाए जाते हैं। इसके बाद आता है यूरेनस या अरुण, ठीक है। यूरेनस के बाद और सबसे लास्ट में आता है अंतिम में नेपच्यून या वरुण, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। अब यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब यहीं इसी में से हम चारों देखेंगे और चारों में से टिक करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ही, यानी बुध सबसे नजदीक है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। अब इन चारों को आप यहाँ से स्क्रीन से देख के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों में से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, बढ़ती दूरी के अनुसार। तो हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहले आएगा बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 क्रम है ग्रहों का सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो यहाँ पे जो चारों में से करेक्ट आंसर रहेगा 7वें का वो रहेगा बी, यानी शुक्र पहले है, उसके बाद मंगल है, मंगल के बाद सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गलत पूछ, तो यहाँ पे ये चारों ही चारों गलत है, क्योंकि बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा है। तो मंगल के बाद शुक्र नहीं आता, गलत हो गया। शुक्र के बाद बुध नहीं आता, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे जो ऑप्शन बी था वो इस यहाँ तक बुध से पहले तक सही था, यानी शुक्र के बाद मंगल आएगा, ये सही है। और मंगल के बाद बृहस्पति आएगा, ये सही है। लेकिन बुध को कहाँ पे आना चाहिए था? पहले आना चाहिए था, तब तो ये आंसर सही होता। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 गलत है, क्योंकि डी भी है, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति, ये सही नहीं है। तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 को गलत मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, अब आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों को देखेंगे, फिर बाकी यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 8 ग्रह हैं इनमें सबसे बड़ा है गुरु, यानी जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है। जुपिटर से छोटा है शनि यानी सैटर्न। सैटर्न से छोटा है यूरेनस, अरुण, अरुण से छोटा है वरुण। अब यहाँ ये चारों हो गए सीरीज से, गुरु, शनि, अरुण, वरुण। इससे छोटी आती है हमारी पृथ्वी, यानी शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं उनमें चारों में सबसे बड़ी है पृथ्वी। पृथ्वी से छोटा है शुक्र, और शुक्र से छोटा है मंगल, और सबसे छोटा यहाँ पे है बुध। ठीक है, तो गुरु, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये क्रम है बढ़ते से घटते हुए, ये साइज का क्रम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है, तो वो 8वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए,
यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? पहला है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है धूमकेतु, सी है ग्रह, डी है निहारिका। क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स बोला जाता है, धूमकेतु को कॉमेट्स बोलते हैं, ग्रह को प्लैनेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और डी निहारिका को नेबुला बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी निहारिका सौरमंडल का यानी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों चीजें हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है तारामंडल किसे कहते हैं? ठीक है, यानी तारामंडल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। तो कॉन्स्टिलेशंस किसे कहा जाता है? पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। सी दे रखा है कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। डी दे रखा है अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। और ये क्वेश्चन पूछा गया CDS सन 2019 में। तो तारामंडल क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति बनी दिखती है हमें आसमान में जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन से तारामंडल कहते हैं। और अभी तक 88 कॉन्स्टिलेशन हमें मिल चुके हैं। तो यही क्वेश्चन अगला है कि अंतरिक्ष में कुल कितने के तारामंडल हैं? तो कितने हैं? 88। ये BPSC सन 2001 में क्वेश्चन पूछा है। अगला है निक्स ओलंपिया कोलंपस। यह एक पर्वत का नाम है। यह किस ग्रह पर स्थित है? और यही पर्वत सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी मंगल। यानी मंगल ग्रह पर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया कोलंपस। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.58 सेंटीमीटर, 58 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी पार्थिव ग्रहों को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी जिन पे पृथ्वी जैसी ही जमीन पाई जाती है, इनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 4। 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और 4 गैसीय प्लैनेट्स हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं या जोवियन प्लैनेट्स हैं। जो शुरुआत के 4 हैं जिनमें बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये 4 पार्थिव ग्रह हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जिन पर पृथ्वी जैसी जमीन पाई जाती है। जबकि बाकी जो बाहर के जो प्लैनेट्स हैं जिन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है, एक्सटीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है, जिसमें गुरु आएगा, उसके बाद शनि आएगा, अरुण और वरुण, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नहीं है, ये गैसी ग्रह हैं या इन्हें ही बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इनमें से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो वही क्वेश्चन है कि बुध, शुक्र, मंगल और शनि में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नहीं है? तो हमने फिर से बता रहे हैं कि जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आता है, ये पार्थिव ग्रह हैं। और बाद के जो 4 ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, करेक्ट आंसर डी रहेगा। अगला है कि बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी ऐसे ग्रहों की संख्या कितनी है जिन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है या बृहस्पति जैसा ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है 6, 5, 4, 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा लास्ट के 4। शुरुआत के 4 पार्थिव ग्रह हैं और लास्ट के 4 को बृहस्पति सदृश ग्रह या बाहरी ग्रह कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति आएगा, शनि आएगा और अरुण और वरुण आएगा। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इन चारों में सम्मिलित नहीं है? शनि, अरुण, वरुण या मंगल? तो करेक्ट आंसर रहेगा मंगल। मंगल बृहस्पति सदृश ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो वामाव्रत नहीं घूमते हैं? यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे सन यहाँ पे है और कोई भी ग्रह, ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी है,
तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगी, इस तरीके से सन के चारों घूमेगी। इस मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ये वामाव्रत है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो कुछ इस तरीके से सन के चारों तरफ घूमेंगे। तो ऐसे दो ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन है बुध और शुक्र, अरुण और वरुण, पृथ्वी और शुक्र, शुक्र और अरुण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका शुक्र और अरुण। यानी शुरुआत के जो चार हैं जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, उनमें से शुक्र, और लास्ट के जो चार ग्रह हैं जिन्हें भाम ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह कहा जा रहा है, उनमें से अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे चलते हैं बाकी ग्रहों से, यानी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? यानी सौरमंडल किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे सूर्य से, यानी सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अभिनव तारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा अभिनव तारा, यानी सुपरनोवा। सुपरनोवा को ही विस्फोटी तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले क्या था कि सारी चीजें पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं, यानी जियो सेंटर की अप्रोच थी, जियो को सेंटर में रख के माना जा रहा था। बट इसके बाद किसने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है? ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। ये बीपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम पहले बता चुके हैं, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी सारी चीजें सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसको बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक अप्रोच। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यानी प्राचीन भारतीय लोग जिसे ग्रह मानते थे वो वास्तव में आज के समय में जो ग्रह की डेफिनेशन है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि। तो मंगल, शुक्र और शनि जिसे प्राचीन भारतीय भी ग्रह मानते थे वो आज भी ग्रह हैं, लेकिन सूर्य आज के समय पे क्या माना जाता है? एक तारा, एक स्टार। ठीक है, ये ग्रह नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन है कि स्टार और ग्रह में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा फाइंड आउट करिए। चलिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो जो तारा है, स्टार है, उसके पास खुद की एनर्जी होती है, उसके पास खुद का एनर्जी सोर्स है। वहां पर न्यूक्लियन फ्यूजन या नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूक्लियाई हैं, वो मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे किसी भी स्टार के पास खुद की एनर्जी मिलती है। अब उसी एनर्जी से सारे ग्रहों को एनर्जी प्राप्त होती है। और यानी ग्रह किसकी एनर्जी से जलते हैं, किसकी एनर्जी से चमकते हुए दिखते हैं? तो वो जो पास में उनके पास जो तारा होगा उसकी एनर्जी से। यानी सिंपली तारा के जो स्टार है उसके पास खुद की एनर्जी होगी, और जो ग्रह है उसके पास खुद की एनर्जी सोर्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी सूर्य में जो एक तारा है उसके पास कौन कौन सी गैस होगी? ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन और CO2 होगी, हीलियम और ऑक्सीजन होगी, हीलियम और नाइट्रोजन होगी, या हाइड्रोजन और हीलियम होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हाइड्रोजन और हीलियम होगी। हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में तब्दील होती जा रही है या चेंज होती जा रही है। बहुत सारी हाइड्रोजन गैस थी, अब वो आपस में मिल मिल के यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के तौर पे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हीलियम में बदल रही है। और इसी हाइड्रोजन से हीलियम बदलने की प्रक्रिया में, जिसे हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कह रहे हैं, इसी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, बर्ड मंडल या स्थल मंडल। तो 23 में का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा प्रकाश मंडल। यानी सूर्य का जो मध्य भाग है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं या प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, बर्ड मंडल या समताप मंडल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बर्ड मंडल। ठीक है, वर्ण मंडल। यानी सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, जबकि सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि?
यानी हमें सूर्य कैसे दिखता है कि पूरब से निकलकर पश्चिम में जाके छिप जाता है। तो इसका कारण क्यों है, हमें ऐसा क्यों दिख रहा है कि सूर्य पूरब में निकल रहा है और पश्चिम में जाके छिप जा रहा है, जबकि हम पृथ्वी और सूर्य की तुलनात्मक रूप से हम सूर्य को स्टेबल मानते हैं, पृथ्वी को घूमता हुआ मानते हैं, लेकिन सारी चीजें घूम रही हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में हम सूर्य को स्टेबल मान रहे हैं और पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूम रही है जिसकी वजह से सूर्य हमें पूरब में दिखता है, पूरब में उगता हुआ दिखता है? तो इसके ऑप्शन हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। तो पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। सी है कि यह पूर्व में स्थित है, यानी सूर्य पूरब में ही स्थित है। डी है इनमें से सभी सही है। तो 25 में का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा पहला, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी वजह से सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर उगता हुआ दिखता है या चलता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे एक यूरोप के उत्तरी छोर पर एक देश है नॉर्वे, उसी के नज़दीक है स्वीडन, उसी के नज़दीक है फिनलैंड। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेविया पर्वत है वहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि उस नॉर्वे देश में अर्धरात्रि के समय पे जो सूर्य दिखता है, यानी रात में भी सूर्य चमकता दिखता है जब हमारे यहाँ रात हो रही होती है, तो वो किस समय पे होता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 21 जून को। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 21 जून। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं और जल्दी से समझेंगे। ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ इस सर्कल में हम पृथ्वी मान के चल रहे हैं कि एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। अब हम काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी के जो बीच से एक सर्कल, एक वृत्त पास हो रहा है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी में, यानी ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से भूमध्य रेखा हमने ड्रॉ की, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इससे नीचे वाले हिस्से को इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे उसे हम बोलते हैं, एक लाइन ड्रॉ की गई है ये वाली, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ में, दक्षिण में एक लाइन ड्रॉ की गई, एक सर्किल ड्रॉ किया गया है जिसे बोलते हैं मकर रेखा। अब सूर्य जो चलता है, यानी सूर्य की सापेक्षिक रूप से जो मूवमेंट होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही होता है। इससे ना ऊपर जाता है सन, ना नीचे जाता है। आई मीन्स इससे ऊपर नॉर्थ पोल है और इससे नीचे साउथ पोल है। यानी ये कर्क रेखा से नॉर्थ पोल के बीच में कभी भी सन सीधा नहीं चमकेगा। वैसे ही इस मकर रेखा से इस साउथ पोल के बीच में कभी भी सन सीधा नहीं चमकेगा। यानी सन का जो हमेशा सीधी रेस पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर, बरस भर आपकी सन की हमेशा सीधी किरणें पड़ेंगी। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी स्थान हैं वहाँ पर साल में केवल 2 बार सन की सीधी आपकी सन की सीधी जो आपकी किरणें हैं वो पड़ेंगी। अब एक बार मूवमेंट देख लेते हैं। ये S1 पोजीशन है, यहाँ पे सन है, ये हम मान के चल रहे हैं 21 मार्च का समय है। 21 मार्च का वो समय होता है जब सन भूमध्य रेखा पर होता है, यानी मौसम एक जैसा होता है, दिन और रात बराबर होते हैं इस समय पे, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य है, ना ही उत्तरी गोलार्ध में है, ना ही दक्षिणी गोलार्ध में है। ये 21 मार्च का समय है। धीरे धीरे मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद जून आता है। यानी इन दौरान में मार्च से जून के दौरान जो सन है वो ऊपर की तरफ चलता है, यानी उत्तर की तरफ चलता है, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता है। और ये 21 जून को ये S2 पोजीशन पे पहुंच जाता है। 21 जून वो पोजीशन है जब सन सीधा कर्क रेखा पर होता है। फिर अब ये मैक्सिमम हाइट हो गई इसकी, फिर से वापस आएगा सन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में आकर सन फिर से भूमध्य रेखा पे आ जाएगा और ये डेट होती है 23 सितंबर। अब वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट जो किताबों में हम आज तक पढ़ते चले आए वो है 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर। 23 सितंबर को फिर से सन भूमध्य रेखा पर आ गया वापस। अब फिर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
ये S4 पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी अब मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते हुए मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सन पहुंच जाता है। अब फिर से 22 दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, और यानी फिर से S1 पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये 4 डेट आपको ध्यान रखनी है। 21 मार्च को सन भूमध्य रेखा पर होता है, फिर धीरे धीरे 21 जून को सन कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, फिर से वापस आता है 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आता है, और फिर से 22 दिसंबर को मकर रेखा पे आता है। 22 दिसंबर से फिर से पीछे ऊपर की तरफ जाते हुए भूमध्य रेखा पर फिर से 21 मार्च को आ जाता है। तो ये 4 डेट आपको याद रखनी है। अब नॉर्वे कहाँ पर है? नॉर्वे है इस जगह पे, या मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। नॉर्वे है इस जगह पे, यानी उत्तरी ध्रुव के पास। तो जिस दिन 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है? ये S2 पोजीशन पे। तो यहां से इसकी तिरछी किरणें इस नॉर्वे के पास पहुंचती हैं, और हमेशा लगभग 5 से 6 महीने, या किताबी भाषा में 6 महीने तक, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये देश हैं, या उत्तरी ध्रुव के पास जितने भी देश हैं, वहां पर किरणें चमकती रहती हैं, यानी सूरज चमकता रहता है। वर्ष पर वहां पर 6 महीने के लिए वहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ी रहती हैं। तो 21 जून का या जून के आसपास का वो समय होता है जब नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य चमकता है। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने चीज़ें ड्रॉ की गई हैं। तो चलते हैं वापस क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है अपसौर। ठीक है, यानी सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। जैसे यहां पे है सन और यहां पे है अर्थ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, और यहां पे मान के चलिए सन है, यहां पे अर्थ है। अब ये मान के चलिए मैक्सिमम दूरी हो गई पृथ्वी और सूर्य के बीच में, और एक समय ये आया कि पृथ्वी यहां पे है और सन यहीं पे था, तो यहां पे ये मिनिमम दूरी हो गई। तो इस पोजीशन को, जो ये वाली पोजीशन है, इसको बोलेंगे उपसौर, और जब मैक्सिमम दूरी थी इन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, ये कंडीशन है। अब कितनी दूरी होती है सन और पृथ्वी के बीच में? तो औसत दूरी है 149, यानी अर्थ और सन के बीच में जो औसत दूरी है वो है 149 मिलियन किलोमीटर, या सादा भाषा में कह सकते हैं 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14.9 करोड़ किलोमीटर है, या 149 मिलियन किलोमीटर है, ये दूरी है बीच में। ये औसत दूरी है, एवरेज है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, तो वो मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है? ये कंडीशन होगी अपसौर की, और ये मैक्सिमम दूरी हो सकती है 152 मिलियन किलोमीटर। और इस दिन डेट क्या रहेगी? तो ये डेट रहेगी आपकी 4 जुलाई। लगभग 4 जुलाई के समय 152 मिलियन किलोमीटर दूर हो जाता है पृथ्वी से सूर्य, और इस कंडीशन को बोलते हैं अपसौर। इसके अपोजिट जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है, इस वाली कंडीशन को, अपसौर को, ये कंडीशन बनती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर होगा, और यहाँ पे जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी वो रहेगी 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ, तो क्वेश्चन करते हैं। तो 27 का क्वेश्चन था कि सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा अपसौर। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से दूरी, जो न्यूनतम दूरी होगी उसको कहा जाएगा उपसौर। मैक्सिमम दूरी अपसौर, मिनिमम दूरी उपसौर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय एकक कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। किसके बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं? तो ये जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, या खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, चांद का प्रकाश, यानी संध्या के समय प्रकाश का होना, उदीयमान सूर्य, यानी सूर्य निकलता हुआ दिख रहा है, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सूर्य का जो पोल के पास, जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, उसके पास रात भर भी चमकता रहना, इसी को कहते हैं मध्य रात्रि का सूर्य, या मिडनाइट सन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है?
तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास दिखेगा। या उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आर्कटिक क्षेत्र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आर्कटिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है, या जो ब्लैक स्पॉट होता है वो सूर्य में क्या होता है, किस चीज को ब्लैक स्पॉट कहते हैं। ऑप्शन ए है, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, ये गलत है आंसर। अगला बी है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे ऊर्जा के स्रोत हैं, ये गलत है। ऑप्शन सी है, इनमें से वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। यानी जहां से बहुत सारी प्रकाश की मात्रा जनरेट होती है वो उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, और जहां पर सूर्य की प्रकाश की मात्रा कम होगी उस स्थान को बोलेंगे ब्लैक स्पॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, यानी कितना परसेंट हाइड्रोजन अभी शन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 71% हाइड्रोजन होता है और 29% हीलियम अभी मौजूद है सन के पास। धीरे धीरे हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, हीलियम में, और उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। इसके अपोजिट जो दूसरी प्रक्रिया होती है जहां पर एक बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है वो एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, उसके बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन। जबकि सूर्य में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। फिजन जो होता है वो एटम बम्स वगैरह में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ऑप्शन ए चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य के पास खुद की एनर्जी है, इसलिए हम उससे बोल रहे हैं एक तारा या स्टार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन के अलावा आपको हीलियम देखने को मिलेगा। 71% हाइड्रोजन है तो लगभग 29% आपका हीलियम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और कुछ समय लेता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड मान सकते हो, ये करेक्ट समय है जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, तो 8.3 मिनट या 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे पास बुध या मरकरी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। यानी बुध का जो एक साल होता है वो कितने, पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है। तो पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है बुध का एक साल। अब एक साल कहने का क्या मतलब है, यानी एक साल उस समय को कहते हैं जिस समय पे कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर ले। अब बुध 88 पृथ्वी के दिनों के बराबर इतने समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है पूरा। जबकि एक पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगभग 365 से 1/4 दिन में लगा पाती है। तो इसीलिए पृथ्वी का जो एक साल रहेगा वो 365 से 1/4 दिन होगा। जबकि इन्हीं जो पृथ्वी के दिन है उन्हीं के हिसाब से जो बुध का जो एक साल होगा वो 88 दिन का ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। यानी चंद्रमा छोटा होता है फिर बड़ा होता चला जाता है फिर से छोटा हो जाता है, इस तरह की कलाएं किस ग्रह में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो रहेगा आपका बुध। ठीक है, बुध भी कुछ इस तरीके से जैसे चंद्रमा करता है, छोटा उसका साइज बढ़ता चला जाता है और घटता चला जाता है, उसी तरीके से बुध का साइज भी घटता और बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा की तरह ही कलाएं बुध में भी देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। यानी किन ग्रहों के पास खुद के उपग्रह नहीं होते हैं। तो शुरुआत के जो ग्रह हैं, शुरुआत के ग्रह कौन से होते हैं। शुरुआत का सूर्य के पास सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, और बुध के बाद जो दूसरा ग्रह है आपका शुक्र। इन दोनों के पास आपके खुद के सैटेलाइट्स उपग्रह देखने को नहीं मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर सन सब इन दोनों के बहुत पास में है और सन बहुत बड़ा है, तो उसके साइज के अकॉर्डिंग वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा सन का वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से उनके पास के ग्रहों के पास खुद का कोई भी प्लैनेट्स कुछ कोई भी सैटेलाइट्स नहीं होता है। ठीक है, तो इन चारों में से किसके पास नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह, एक मिनट,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41 था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास खुद के उपग्रह नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो जो सूर्य के सबसे नजदीक है यानी बुध, उस सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यानी सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगा लेता है? तो यहाँ पर सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला ग्रह है जो सबसे छोटा है और सबसे नजदीक है, यानी करेक्ट आंसर बुध रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे तेजी से सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो यहाँ पर फिर से वो करेक्ट आंसर आपका बुध ही रहेगा, यानी सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? यानी सभी ग्रह अपने अक्ष से, यानी अक्ष होता है जैसे ये आपका पृथ्वी है, तो इस तरीके से अगर उसको नॉर्थ पोल से साउथ पोल से कनेक्ट कर दिया जाए किसी एक रॉड के द्वारा, तो वो पूरी तरीके से 90 डिग्री पे वो रॉड नहीं दिखेगी आपको, वो झुकी हुई दिखेगी रॉड। यानी इस तरीके से पृथ्वी दिखेगी। अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो थोड़ी सी पृथ्वी झुकी हुई होती है। अब पृथ्वी कितनी झुकी होती है? 23.5 डिग्री। लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो बहुत अधिक झुका हुआ है, जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो या शनि? अ, तो किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 45 है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा अच्छी झुकाव होता है, जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? उसका नाम रहेगा यूरेनस। ठीक है, यानी अरुण। इन चारों में से चारों ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 इसके अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर रहेगा यूरेनस या अरुण। अरुण सबसे ज्यादा झुका हुआ है, लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे ही यूरेनस या अरुण सबसे ज्यादा झुका हुआ है अपने अक्ष पर, यानी लगभग 98 डिग्री। इसी वजह से उसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा जैसा दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है जो चंद्रमा जैसी ललित कलाएं करता हो? तो इसका करेक्ट आंसर है बुध। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शुक्र। इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी के आकार जैसा ही ग्रह है शुक्र, इसी वजह से इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन वही था कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा शुक्र। मैं ये क्वेश्चंस लगभग सभी बता चुका। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा शुक्र। और लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो ये रहेगा सब, क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसमें पूछा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह फिर से वही रहेगा